पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे एलसीएम और एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़े थे। उसमें क्या था कि किसी भी नंबर को प्राइम नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं या उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। उसी का यूज करके हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे थे। आज एक क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड, क्या है जरा ध्यान से देखा जाए। फाइंड एचसीएफ ऑफ 96 and 404 by prime factorization method, hence find their LCM। बोल रहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा एचसीएफ निकालिए। हेंस का मतलब मुर्गी नहीं, हेंस का मतलब ये होता है कि जो आपने किया है उसी का यूज करके एलसीएम निकालिए। अभी आप एचसीएफ निकाले हो, उस एचसीएफ को यूज करके एलसीएम निकालना है। ये नहीं आप करेंगे कि अलग तरीके से एलसीएम निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा। समझिए, पहले हम एचसीएफ निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा। ये हुआ प्राइम फैक्टराइजेशन। एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, जो मिनिमम पावर रहेगी उसको लिखेंगे। जैसे यहां 2 का पावर 5 है, यहां 2 का पावर 2 है, तो क्या लिखेंगे? 3 का पावर 1 है, यहां 3 का पावर 0 है, तो 3 का पावर 0 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। 101 का पावर 1 है, यहां 101 का पावर 0 है, तो वो भी 1 होगा, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। एचसीएफ कितना आया? 4। मैं फिर से बोल रहा हूं कि बोला है कि पहले एचसीएफ निकालिए, हेंस फाइंड। हेंस का मतलब ये हुआ कि इसको यूज करके, एचसीएफ को यूज करके एलसीएम निकालिए। आप ऐसे एलसीएम यहां निकालेंगे कि मैक्सिमम पावर लेके प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा, तो वो गलत मान लिया जाएगा। ओके, जब बोला हेंस फाइंड देयर एलसीएम, दैट मींस कि जो आप पहले किए हो एचसीएफ निकाले हो, उसका यूज करके आप एलसीएम निकालो। तो कैसे निकालेंगे? एक फार्मूला आप पढ़े होंगे बचपन में, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इसका यूज करेंगे आप। एलसीएम मालूम नहीं है तो एलसीएम को लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, 1404 इंटू 96 अपॉन, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आ गया आपका 9696। तो सबसे पहले हमने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ निकाला और इसी एचसीएफ का यूज करके इस फार्मूले से एलसीएम निकाला। एलसीएम क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपॉन एचसीएफ। फार्मूले का यूज करके 9696 आ गया। ओके, नाउ मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन है 3 bells toll at intervals of 9, 12, 15 minutes respectively। 3 बेल है
एक हर 9 मिनट के बाद बज रही है, एक हर 12 मिनट के बाद बज रही है, और एक हर 15 मिनट के बाद बज रही है। If they start talking together, after what time will they next talk together? समझने की कोशिश करिएगा। 3 बेल है, एक बेल जो है हर 9 मिनट के बाद बज रही है, दूसरी जो है वो हर 15 मिनट के बाद बज रही है, एक जो है 12 मिनट के बाद बज रही है। तीनों को एक साथ बजाया गया तो कितने मिनट बाद फिर से ये एक साथ बजेंगी? आपको सोचना होगा कि एचसीएफ निकालें या एलसीएम। देखो यार, एक चीज तो थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो। एचसीएफ क्या होगा? इनका कॉमन फैक्टर होगा जो कि आएगा 3। तो ये संभव है क्या कि 3 मिनट बाद तीनों एक साथ बजेंगे? जब पहली ही 9 मिनट बाद बज रही है, दूसरी 12 मिनट बाद बज रही है, तीसरी 15 मिनट बाद बज रही है, तो 3 मिनट बाद तीनों कैसे बज जाएंगे? तो यहां साफ साफ दिख रहा है कि 9 मिनट के बाद अगला कब बजेगा? पहली वाली घंटी 18, फिर 27, दूसरी वाली 12 मिनट के बाद फिर 24 मिनट पे, फिर 36 मिनट पे, तीसरा 15 मिनट के बाद बज रही है तो पहले 15 मिनट पे, फिर 30 मिनट पे, फिर 45। तो ये देखना है कि इनके मल्टीपल में क्या कॉमन आ रहा है। पहले जाहिर सी बात है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल में क्या निकालते हैं हम लोग? इसमें जो मल्टीपल कॉमन हो, सबसे छोटा। तो यहां पर एचसीएफ निकाल नहीं सकते, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि 3 मिनट के बाद तीनों बजने लगेंगे। ये जाहिर सी बात है कि इनका जब टेबल पढ़ेंगे 9 का, 12 का, 15 का, तो जो पहले कॉमन आ जाएगा उतने ही मिनट के बाद ये फिर से एक साथ बजेंगे। तो क्या करना होगा? वी हैव टू फाइंड एलसीएम। थ्री स्क्वायर एलसीएम में क्या लगते हैं? मैक्सिमम पावर। 2 की मैक्सिमम पावर क्या है? यहां 0 है, यहां 2 है, यहां 0 है, तो मैक्सिमम पावर क्या है? 2 है। 3 की मैक्सिमम पावर क्या है? यहां 2 है, यहां 1 है, यहां 1 है, तो मैक्सिमम पावर क्या हो? 2। 5 की मैक्सिमम पावर, वहां 0 है, यहां भी 0 है, यहां 1 है। That means 3 bells toll together after 180 minute, or you can say 3 hour। अभी बजी है एक साथ, तो 3 घंटे बाद 180 मिनट के बाद बजेंगी, क्योंकि इसके टेबल में भी 180 आएगा। बजाते जाएंगे तो इसके टेबल में भी आएगा और इसके टेबल में भी आएगा। तो जहां एक चीज याद रखना, आप दिमाग से सोचो कि पहले 9 मिनट के बाद बज रही है, फिर 9 मिनट के बाद, ये 12 मिनट के बाद, फिर 12 मिनट के बाद, ये 15 मिनट, फिर 15 मिनट। तो साथ कब बजेंगे? तभी बजेंगे जब कोई इनके टेबल में 9, 18, 27, 12, 36, 12, 24, 36, 15, 30, 45 चलते जाएगा। जब कॉमन आ जाएगा तो वहीं पर क्या हो जाएगी? तीनों बोलेंगी टन। तो 180 मिनट बाद, दैट मीन्स 3 आवर बाद ये फिर से एक साथ बजेंगी। ओके, मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन है, a merchant has 120 liter of oil of one kind. 240 liter
ऑफ अदर काइंड, और एक और है 180 लीटर। ये 3 तरह के। A merchant has 120 liter of oil of one kind, 180 liter of another kind, and 240 liter of oil of third kind. ये 3 तरह के ऑयल हैं उसके पास। He wants to sell the oil by filling the 3 kinds of oil in tins in equal capacity. What should be greatest capacity of such a tin? बात को समझिएगा क्या कहना चाह रहा है। अभी क्या कर रहा है कि ये जो तीनों ऑयल है इसको जो है छोटे छोटे टिन में भरना चाह रहा है, इक्वल कैपेसिटी वाले। ऐसे इन ऑयल्स को वो छोटे छोटे टिन्स में फिल करना चाहता है जिनकी कैपेसिटी इक्वल है। तो ऐसे कितने टिन्स यूज होंगे मैक्सिमम? आपको खुद सोचना चाहिए कि यहां क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, एलसीएम। सोचने वाली बात है कि यहां हम क्या करेंगे। अब जैसे 180 लीटर है, ये 120 लीटर है, ये 240 लीटर है। इनको छोटे छोटे टिन्स में, अब आपको ये बस इतना सोचो, हम तो इतना ही सोचते हैं कि जब छोटा नंबर लाना हो तो फैक्टर निकालते हैं, और जब बड़ा नंबर लाना हो तो मल्टीपल निकालते हैं। बचपन में तो आप लोग ऐसे ही करते थे कि ग्रेटेस्ट या हाईएस्ट लिख देता था, तो हाईएस्ट ग्रेटेस्ट लिखा है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ निकालना है, उसी से सोच लो। लेकिन मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि जब छोटे छोटे आयल्स की, छोटे छोटे टिन की संख्या निकालनी है या कैपेसिटी निकालनी है, तो जाहिर सी बात है कि हमें फैक्टर ही निकालना होगा, क्योंकि फैक्टर इनसे छोटा ही होगा। तो यहां हम क्या निकालेंगे, यहां हम एचसीएफ ही निकालेंगे। क्यों एचसीएफ निकालना है? क्योंकि बाबू 3 तरह के ऑयल हैं, एक में 120 लीटर है, 180 लीटर है, एक 240 लीटर है। हमें छोटे छोटे टिन में फिल करना है। तो छोटे टिन में फिल करोगे तो उस टिन की कैपेसिटी 120 से कम ही ना होगी। एलसीएम निकालेंगे तीनों का तो निश्चित रूप से 120 से ज्यादा आ जाएगा। छोटे छोटे संख्या में निकालना है, दैट मीन्स हमें उसके फैक्टर्स निकाल रहे हैं। ओके, ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। तो मिनिमम पावर क्या दिख रही है, 2 की, 2 है। 3 की मिनिमम पावर क्या है, यहां पर क्या है, 3 का पावर 0 है, तो 3 का पावर 0 मतलब 1। और 5 की मिनिमम पावर क्या है, 1 ही है, तो क्या लिखेंगे, तो ये कितना आ गया, 20। तो आंसर क्या होगा, ग्रेटेस्ट कैपेसिटी कितनी होगी, 20 लीटर। आप खुद देख लीजिए, 20 के टेबल में सब आएगा, सब टिन में 20 लीटर भरते चले जाएंगे। ओके, मूव टू अदर क्वेश्चन। देखिए, ये क्वेश्चन टेस्ट में अक्सर आ जाता है कि एक्सप्लेन इतना इज ए कंपोजिट नंबर।
भाई कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर हो। तो बस वही दिखाना होगा आपको। फाइव कॉमन ले सकते हैं, तो ये देख रहे हैं हम 5 इंटू 1009 आ गया, या इंटू 1 भी लिख सकते हैं। साफ साफ मुझे दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा कि यहां दो से ज्यादा फैक्टर है। एक तो 1 ही हो गया, एक 5 हो गया, एक ये तीसरा हो गया। वी सी दैट इट हैज more than 2 factors, therefore given expression is कंपोजिट नंबर। आप किसी भी तरह से ये दिखा दो कि एक्सप्रेशन के जो है दो से ज्यादा फैक्टर हैं, तो आप बोल सकते हो कि ये क्या है? कंपोजिट नंबर है। इज दैट क्लियर? सिंपली हमने दिखा दिया इसको, आप भी दिखा सकते हो। आगे बढ़े। ओके, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा इसको। लिखना है, कुछ नहीं करना है। चेक वेदर 4 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n or not। बोल रहा है कि n कोई नेचुरल नंबर है तो 4 का पावर n क्या 0 पे खत्म होगा? जरा देखते हैं। बाबू आप लोग इतना तो समझ ही रहे हो कि कोई भी नंबर 0 पे अगर खत्म हो रहा है, जैसे 20, 100, 10, 220, 30, 120, कोई भी नंबर जो 0 पे खत्म हो रहा है, एक चीज ध्यान दे रहे हो कि जो भी नंबर 0 पे खत्म हो रहा है उसके 2 और 5 जरूर फैक्टर्स हैं, और हो चाहे ना हो, लेकिन 2 और 5 तो निश्चित रूप से इनके फैक्टर्स होंगे। कोई भी नंबर 0 पे खत्म होगा, सबसे छोटा 10 ही है, इसी की बात किया जाए तो 2 भी इसका फैक्टर है और 5 भी फैक्टर है। तो एक बात हमेशा याद रखना कि कोई नंबर अगर 0 पे एंड हो रहा है तो 2 और 5 उसके फैक्टर तो होना ही चाहिए, परंतु यहां 4 का पावर n है, 4 के फैक्टर में केवल 2 आएगा, 5 आएगा ही नहीं। तो जब 4 का ही फैक्टर 5 नहीं है तो इसका कितना हो पावर करेंगे तो 5 आ जाएगा। चाहे 4 का पावर 10 करे, चाहे 20 करे, चाहे लाख करे, 2 ही का पावर ना होगा, 5 उसका फैक्टर होगा। 4 का पावर n 1 लिखेंगे तो 4 का पावर 2 लिखेंगे 16, 3 रखेंगे 64, किसी में भी 5 फैक्टर नहीं हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम जानते हैं कि कोई भी नंबर जिसका जो 0 पे एंड होगा उसके 2 और फैक्टर निश्चित रूप 2 और 5 निश्चित रूप से फैक्टर होंगे, बट हियर 5 इज नॉट फैक्टर, देयरफॉर इट कैन नेवर एंड विथ 0। समझे हीरो? देखो
कोई भी नंबर बाबूजी 0 पे एंड होगा तो 2 और 5 उसका फैक्टर होगा, लेकिन यहां 5 इसका फैक्टर नहीं है, इसलिए 0 पे खत्म नहीं होगा। 2 तो है फैक्टर, लेकिन 5 का भी होना चाहिए, 5 भी इसका फैक्टर होना चाहिए, लेकिन 5 इसका फैक्टर नहीं है। तो वी विल सिंपली राइट if any number end with the digit 0, 2 and 5 will be one of the factors. If any number end with 0, अगर कोई भी नंबर 0 पे एंड हो रहा है तो 2 और 5 उसके फैक्टर्स जरूर होंगे, बट here 5 is not factor of 4, therefore it will never end with 0। कोई भी नंबर अगर 0 पे एंड हो रहा है तो 2 और 5 उसका फैक्टर होना ही होना है, लेकिन यहां 4 है जिसका फैक्टर केवल 2 है, 5 नहीं है, तो ये 0 पे एंड नहीं होगा। ठीक है भाई, चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रेशनल नंबर। इसके बारे में तो आप 9th में पढ़ चुके हो, बट फिर से एक बार बात करते हैं। अ नंबर which can be written in the form of p upon q, where p and q are integers but q not equals to 0 and p q are co-primes। कोई भी नंबर जिसको p upon q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, जहां p और q इंटीजर्स हैं, q 0 नहीं होना चाहिए और p q क्या है, को प्राइम्स है। p q को प्राइम का मतलब ये हुआ कि p और q का कॉमन फैक्टर 1 है। जैसे हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये रेशनल नंबर नहीं है रेशनल नंबर, लेकिन बाबू ये तमीज नहीं है लिखने की। इट इज नॉट मैनर टू राइट लाइक दिस। इसको हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहिए आपको, और जब आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे तो जो p और q आपको दिखेगा उनका कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 ही होगा। 3 का फैक्टर क्या है, 1 और 3। 5 का फैक्टर क्या है, 1 और 5, तो कॉमन फैक्टर क्या हुआ, 1। इसका मतलब ये दोनों कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर है। क्लियर है? तो रेशनल नंबर क्या होता है, कोई भी नंबर जिसको हम p अपान q के फॉर्म में लिख सके, जहां p और q कोई भी इंटीजर हो सकता है, q 0 नहीं लेंगे और p q को प्राइम होंगे। दैट मीन्स कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। एक तो ये डिफिनीशन है, एक और डिफिनीशन है। दूसरी डिफिनीशन क्या है कि कोई भी नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग का मतलब कि डेसिमल के बाद जो डिजिट्स होंगे वो फाइनाइट होंगे, उनको गिन सकते हैं। जैसे अगर 5 को 2 से डिवाइड करें तो ये क्या आएगा, 2.5। ये कैसा एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद एक फिक्स डिजिट है 5, इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग, और इसको भी हम जो है p अपान q के फॉर्म में लिख ले रहे हैं। दैट मीन्स कि ये रेशनल है। तो ऐसे नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो वो भी रेशनल है, या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जैसे
1.3333 डॉट डॉट डॉट। ये क्या दिख रहा है आपको? नॉन टर्मिनेटिंग इसलिए है क्योंकि डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं उनकी संख्या फिक्स नहीं है, आती जा रही है। और रिपीटिंग क्यों है? क्योंकि एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, जिसको हम लिख सकते हैं 1.3 पर बार। और आपको 9th में हम बताए थे कि इसको भी P अपान Q के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। याद होगा आपको, स्टार्ट में हम लोग डिस्कस किए थे। तो कहने का मतलब, ऐसा कोई भी नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग हो या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, वह क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर। क्योंकि टर्मिनेटिंग होगा तो उसको भी P अपान Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा तो उसको भी P अपान Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। आपको बताए थे हम, देखिए यही है आपका, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, इसको आप P अपान Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। याद होगा, 10 से मल्टीप्लाई करते थे, फिर सब्ट्रैक्ट करते थे, फोर अपान 3। तो जो टर्मिनेटिंग है वो भी P अपान Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है वो भी P अपान Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो वो रेशनल नंबर होगा। क्लियर है? क्या क्लियर है? कि अगर उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो वो रेशनल नंबर है। एक प्रश्न पूछता है, कि बिना डिवाइड किए आप बता सकते हो क्या कि इस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है? मैं कहूंगा हाँ। कैसे? देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन है, बोल ये है रेशनल नंबर, इसमें तो कोई डाउट है नहीं भाई, क्योंकि P अपान Q के फॉर्म में है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई साहब बिना डिवाइड किए बताइए कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, तो कई लोग तो रफ करके बता देंगे हाँ हाँ ऐसा होगा, लेकिन नहीं, टाइम जाएगा। क्या करो, पहले तो सिंपलेस्ट फॉर्म में करो जो कि है, फिर डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। क्या दिख रहा है? 2 इंटू 5, इसको 5 का पावर 2। एकदम याद रखिएगा, इन P अपान Q, इफ Q is in the form of two to the power m into 5 to the power n, then decimal expansion will be terminating where m and n are non-negative integers। अगर Q जो है वो 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में है तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन निश्चित रूप से टर्मिनेटिंग होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो आप देख रहे हो ये 2 का पावर n 5 के पावर n के फॉर्म में है।
m और n क्या हो सकते हैं? नॉन निगेटिव इंटीजर। नॉन निगेटिव इंटीजर 0 हो सकता है, नॉन निगेटिव इंटीजर नहीं होंगे। मतलब नॉन निगेटिव इंटीजर होंगे मतलब निगेटिव इंटीजर्स नहीं होंगे। लिखा है भाई कि अगर डिनोमिनेटर 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में है तो टर्मिनेटिंग होगा, जहां m n क्या होंगे? नॉन नेगेटिव इंटीजर होंगे, मतलब नेगेटिव इंटीजर नहीं होगा। 0 ले सकते हैं, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले सकते हैं। अब आप कहोगे कि सर ये इसके बारे में सर आपका क्या ख्याल है? बड़ा उच्च ख्याल है। आप कहोगे कि सर ये तो तब नॉन टर्मिनेटिंग होगा ना सर? हम बोलेंगे नहीं, टर्मिनेटिंग ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसको लिख सकते हैं 5 के पावर 0 लिख देंगे तो कोई फर्क पड़ जाएगा? 0 तो लिख ही सकते हैं ना, क्योंकि m n क्या है? नॉन निगेटिव इंटीजर। हम बस निगेटिव इंटीजर नहीं लिख सकते, 0 तो लिख ही सकते हैं। तो ये फिर हो गया 2 का पावर n 5 के पावर n के फॉर्म में। तो ये है क्या है? टर्मिनेटिंग है। तो कहानी से शिक्षा ये मिलती है कि अगर डिनोमिनेटर का फैक्टर 2 है, मान लो केवल 2 है, तो इंटू 5 का पावर 0 लिख देंगे। केवल 5 है तो इंटू 2 का पावर 0 लिख देंगे। अगर 2 5 के अलावा कोई फैक्टर है, इस तरह की कहानी है, अगर कुछ कहानी इस तरह की है, तो ये क्या होगा? ये होगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्यों? पूछ देगा कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। बोर्ड में तो आप लिखोगे नॉन टर्मिनेटिंग, कारण लिखोगे बिकॉज इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n। मतलब डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए। केवल 2 रहेगा तो भी हो जाएगा, इंटू 5 टू पावर 0। केवल 5 रहेगा तो इंटू 2 का पावर 0। लेकिन उसके अलावा कोई फैक्टर आ गया तो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। अंडरस्टूड? तो आपको ये रीजन लिखना होगा, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग बोलेगा तो। अब हम लोग बात करेंगे, ये लास्ट है, इर्रेशनल नंबर। लास्ट टॉपिक है, इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी तक जितना किए हैं उस पे बेस्ड जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं आप लगाओ, वही आपका होमवर्क है, उसको प्रिपेयर करो। और कोई डाउट हो, कुछ भी सजेशन है, आप प्लीज कमेंट कर सकते हो। आप बोल सकते हो कि सर ऐसे कर सकते हैं आप, या वैसे कर सकते हैं, थोड़ा स्लो चलिए या थोड़ा फास्ट चलिए, जो भी सजेशन है यू कैन गिव। जय